जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। और हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्सिटीज़ को जानो, क्योंकि काउंसलिंग का दौर शुरू होने वाला है और एग्ज़ाम हमारा संपन्न हो चुका है और रिजल्ट आने में लगभग जो जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ 1 महीने का टाइम लगता है। तो अब हमारा सबसे ज़रूरी वक़्त ये है कि स्टूडेंटों को एक कन्फ्यूजन होता है वो कौन-सी यूनिवर्सिटी लें, कौन-सी कॉलेज लें, और वो उनकी कुछ इच्छाएँ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेके। कैंपस लाइफ़ क्या होगी, स्पोर्ट्स कैसे होंगे, क्लासेस कैसी होंगी, फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, आ-जा कैसे सकते हैं। माँ-बाप के भी कुछ सुरक्षात्मक कारण होते हैं कि किस तरह के जगह पर संस्थान हो। तो अ, आज हम इसी क्रम में आरआई भोपाल की बात करेंगे कि यहाँ कैंपस लाइफ किस प्रकार की है, स्पोर्ट्स क्या-क्या खेले जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ कैसी है और किन-किन लोगों को हॉस्टल मिलते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है और यहाँ की लाइब्रेरी क्या है, क्योंकि लाइब्रेरी भी काफ़ी एक अहम भूमिका निभाती है किसी के भी छात्र जीवन में। और खासकर ये इंस्टीट्यूट एक शिक्षक बनाने की कह सकते हैं फैक्ट्री है। तो वी कैन से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि लाइब्रेरी कैसी हो। और यहाँ मैंने 2 फ़ोटो मेंशन करे हैं। इसमें एक जो रीजनल कॉलेज का एक ड्रोन से लिया हुआ फ़ोटो है, जो कि ये है। और दूसरा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई भोपाल A++ और इसे नेक द्वारा A++ ग्रेड दी गई है और ये गेट नंबर 1 है। अगली स्लाइड में मैं आपको और भी इसके बारे में जानकारियाँ दूँगा। जैसे कि मेन जो एकेडमिक बिल्डिंग है, जो अक्सर हमें वीडियोज़ और फ़ोटोज़ में देखने को मिलती है, वो ये है। और इसी का एक दूसरे एंगल से लिया हुआ फ़ोटो है। ये सारे फ़ोटोज़ जो मुझे प्रोवाइड कराए हैं, वो निक्की कुमार शर्मा ने प्रोवाइड कराए हैं, जो कि वहाँ आरआई भोपाल में हिंदी लिटरेचर के छात्र हैं। ये लाइब्रेरी और प्रिंसिपल जो चैम्बर है जहाँ प्रिंसिपल सर बैठते हैं उसका एक सीनरी टाइप फ़ोटो है। और उसके बाद ये कुछ स्पोर्ट्स इवेंट होते हुए उनका भी उन्होंने फ़ोटो भेजा, ताकि आप समझ सकें कि यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। और ये दूसरी तरफ आप बास्केट कोर्ट देख सकते हैं। और आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं इसी के साथ। उसके बाद मैंने जैसा कि कहा था, ये लाइब्रेरी है पूरी। और इसमें एक अंडरग्राउंड सिटिंग एरिया है और 2 ऊपर हैं। जैसे कि सिटिंग एरिया जो मैंने ये कुछ फ़ोटोज़ गूगल से लिए हैं, इनमें मेंशन है। उसके बाद एक स्टीम पार्क भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ का फ़ेमस है, जहाँ पे अलग-अलग जो साइंटिफ़िक प्रोसेस हैं, उन्हें ईज़िली खेलों-खेलों में कैसे बच्चों को सिखाएँ और सीखें, उनके बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के थ्रू और खिलौनों के थ्रू उसे दिखाया गया है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, साइंस कैसे काम करता है। अब बात करते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? काउंसलिंग में क्या-क्या ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स की क्या-क्या ज़रूरत है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर 2 तरह का, एक होस्टलर्स के लिए, एक नॉन होस्टलर्स के लिए। तो जो होस्टलर्स के लिए और इसका फ़ी जो है वो किसी पे ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन ना आए, किसी भी पेरेंट्स पे या किसी भी बच्चे पे, इसलिए इसे 2 तरह से बाँटा गया है, सेमेस्टर वाइज़ फ़ीस और ईयरली फ़ीस। तो ईयरली फ़ीस में हम देखते हैं जो होस्टलर्स हैं, जो जनरल अनरिज़र्व कैटेगरी और ओबीसी से हैं और चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हों, 24,545 पूरी साल की फ़ीस है। और ये सेकंड ईयर में आके ये कम हो जाती है, ये 21,000 के करीब रह जाती है। और किसी केसेज़ में ये 22,000 की, क्योंकि इसमें कॉशन मनी वगैरह 2 से 3,000 रुपए जुड़ी होती है। सेम नॉन होस्टलर्स के लिए घट के रह जाती है 13,545। और एससी-एसटी में जो होस्टलर्स हैं उस उनके लिए 19,545। अभी हम जिस फ़ीस की बात कर रहे हैं वो ईयरली फ़ीस है, जो कि जैसे ये एसटी, एसटी और फिज़िकली हैंडिकैप्टेड और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं। और नॉन होस्टलर्स जो इसी कैटेगरी में, उनके लिए 8,545 है। सेमेस्टर वाइज़ अगर बात की जाए तो ये जो फ़ीस है 17,545 है जनरल, अनरिज़र्व्ड और ओबीसी के लिए। और जो बची हुई फ़ीस होती है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में जमा करनी होती है। उसके बाद जो नॉन होस्टलर्स हैं उनके लिए ये सेमेस्टर वाइज़ फ़ीस है ₹11,045। इसमें भी सेम कंडीशन है, एक्स जो बची हुई फ़ीस है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पे करनी होती है। अब हम होस्टलर्स जो एससी, एसटी, फिज़िकली हैंडिकैप्टेड और पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं उनकी बात करते हैं। तो उनके लिए ये जो फ़ीस है वो है 15,045 रुपए। और जो नॉन होस्टलर्स हैं उनके लिए 8,545 रुपए, चाहे वो एससी से हों, एसटी से हों या फिज़िकली हैंडिकैप्टेड हों, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हों। फ़ी पे करने के लिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, एसबीआई कलेक्ट के थ्रू फ़ी पे करी जाती है। इस पे भी मैं आगे जब ज़रूरत पड़ेगी और जब जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी और जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से मैं इस पे भी जल्द से जल्द वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, उनकी बात करें काउंसलिंग के लिए इन डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। एनसीईआरटी स्कोर कार्ड जो फाइनल आपका रिज़ल्ट आएगा, वो
और क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जो आपको अलग अलग चाहे लीविंग सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट 12th के। जब आप टीसी लेते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उनको तैयार रखना है। और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये मस्ट है। उसके बाद लेटेस्ट आपका कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए और अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर। मैंने अंडरटेकिंग को भी मेंशन कर रखा है। अंडरटेकिंग कुछ इस प्रकार होगी। और काउंसलिंग के लिए आरआई भोपाल में काउंसलिंग की बात की जाए तो रिजल्ट आने के बाद एक डेट आती है। सबसे पहले नोटिस आता है कि किस तरह से कब कब काउंसलिंग होगी, किन डेटों में रिजल्ट आएगा। और जैसे ही काउंसलिंग हो के आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बेसिस पे एक सिलेक्शन लिस्ट बनती है। और उन सिलेक्शन लिस्ट का जो मेल भी करते हैं, एक ऑफिशियल मेल आता है जिसके थ्रू आपको बताया जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। और उसके लिए आपको एक पीडीएफ बना के अपने डॉक्यूमेंट्स को उनके बताए हुए गूगल फॉर्म या उनकी वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। और उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तो प्रक्रिया आप सभी को पता ही है। जैसे कि मैंने 2023 का यहाँ पर कुछ मेंशन कर रखा है कि इन्होंने किस तरह से डेट दी थी और किन किन सब्जेक्ट में। अगर यहाँ बात करी जाए तो यहाँ 2 बीएससी बीएड में 100 सीटें हैं, जिसमें बायो ग्रुप के लिए है वैकेंसी पीसीएमबी इन इन सभी में। और जो बायोलॉजी है उसे बॉटनी और जूलॉजी 2 भागों में बाँट के टोटल 100 सीटें हैं और 20-20 सीटें ईच सब्जेक्ट हो जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी और बॉटनी को। और वहीं बात करी जाए बीए बीएड में तो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, मराठी है, उसके बाद आपका गुजराती है। इन सभी में 50 सीटों का बंटवारा किया गया है। तो वी कैन से कि पीएससी की जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली कम जाती है और कई बार कट ऑफ्स जारी की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे मैंने आपको शो कर दिया है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। तो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं, जैसे यहाँ लोएस्ट कट ऑफ गई है, जो फर्स्ट कट ऑफ है उसमें लोएस्ट कट ऑफ गई है लगभग 380 के करीब। और ये बाद में कम होते होते 320 और इवन 300 और कुछ केसेस में तो 250 नंबर तक गई है। अब जैसे अब वहीं साइंस की बात करी जाए तो बॉटनी की कट ऑफ 450 और 500 से शुरू होके 121 और 100 नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन गई है। क्योंकि जो निक्की कुमार शर्मा है उन्होंने मुझे खुद बताया और वो खुद वहाँ पढ़ रहे हैं। उन्हें लगभग उनका फर्स्ट सेमेस्टर भी हो चुका है, उन्होंने बताया। और अब हम आगे बात करते हैं तो मैंने कुछ कट ऑफ दिखा रखी हैं। जैसे कि बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, जो जो 320 यहाँ आपको दिख रहा है, इस 320 को देख के, और ये ओवरऑल स्कोर है। आपका जो एनटीए स्कोर है, जो टोटल एनटीए स्कोर है वो 294 है। और ये जो लोएस्ट एनटीए स्कोर गया है वो लगभग 180, इवन कहीं किसी किसी केसेस में तो 150 तक गया है कैटेगरी वाइज देखा जाए। सेम अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जो ये फर्स्ट जो लिस्ट आई सिलेक्शन लिस्ट, उसमें 440 गया और ये लोएस्ट होते होते ये भी लगभग 200 तक गया है। अब इसमें सबसे बड़ा आप कहेंगे कि इतना मतलब कैसे गैप आ रहा है। उस गैप आने का कारण ये है कि यहाँ पे आप जब फॉर्म भरते हैं, तो आपको मिनिमम 3 मतलब डोमेन में आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 3 आप चॉइस फिल कर सकते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार शर्मा ने बताया, उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी को भरा, तो उनका सिलेक्शन इन तीनों कैटेगरीज में हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी को लिया तो 2 सीटें वैकेंट हो गई। और ये होता है, तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होती है उसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो 3-3 लिस्टों में, 3-3 मेरिट लिस्टों में अपना नाम बना के रखते हैं। और जब वो एलिमिनेट होते हैं पहली काउंसलिंग के बाद, और कुछ बच्चे अपनी इच्छा से भी छोड़ देते हैं, तो जो एलिमिनेशन होता है उसके बाद सीटें अक्सर बहुत ज्यादा खाली रह जाती हैं। तो डरना नहीं। और जो कट ऑफ्स हैं वो लगभग 4 से 5 अलग अलग कट ऑफ जारी की जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ प्रोसेस है। और हाँ, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। आराम से आप इजीली अचीव कर सकते हैं आरआई को। मैं बता रहा हूँ कि बॉटनी के स्टूडेंट को 121 मार्क्स पे बॉटनी यहाँ पर मिल रहा था। और ओवरऑल स्कोर देखा जाए तो वही आई थिंक ये 140 ओवरऑल स्कोर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को मेल गया और उसने ज्वाइन नहीं किया। वो उसके कारण थे, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और मेरा दोस्त है वो जिसके साथ ऐसा हुआ था। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से वेट करना है। क्योंकि 4 से 5 लिस्ट आराम से आती हैं। अगर आप 250 स्कोर कर पा रहे हैं और आपका ओवरऑल स्कोर 320 और 300 तक भी जा रहा है, तो आप
समझें कि आप आरआई भोपाल में आ सकते हैं। लेकिन अगर साइंस के स्टूडेंट, खासकर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें आईआईटी अच्छा कोई भी आईआईटी या एनआईटी मिलता है कंपैरेटिवली देखा जाए आरआई भोपाल के, तो उन्हें डेफिनेटली वहाँ का रुख करना चाहिए, क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए वो बहुत ज़्यादा बेटर है। नेक ग्रेड तो है आरआई के प्लस ए प्लस प्लस है, इसी के अंडर पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, जैसे आरआई एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, उसी तरह वो भी है। खासकर और साथ ही साथ जो लाइब्रेरी है, यहाँ की लाइब्रेरी में लगभग 70,000 किताबें हैं। लेकिन जैसा एक सेंट्रल लाइब्रेरी सिस्टम, एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए कॉलेज के पास, वो ऑटोनॉमी आप आरआई के पास नहीं देखते। लेकिन देखा जाए कि जो शिक्षक, जैसा कहा जाता है आरआई को शिक्षक बनाने की फैक्ट्री, उस रूप में देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ के शिक्षक, यहाँ के निकले हुए बच्चे बहुत बहुत अच्छी पोस्टों पर हैं। और इस बार के यूपीएससी रिजल्ट में भी यहाँ की एक 23rd बैच की कोई दीदी ने यहाँ के मतलब कहीं ना कहीं यूपीएससी भी क्रैक किया। तो ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, हाँ आप यहाँ पे डीयू की तरह एनुअल फेस्ट नहीं देख सकते, मतलब उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स का कॉलेज है। और यहाँ पर आप सोसाइटीज क्लब्स की बात नहीं कर सकते हैं। थोड़े मतलब अगर लड़कियों के लिए खासकर देखा जाए, जैसे माँ बाप को एक होता है कि एक थोड़ा मतलब चीजें स्ट्रिक्ट हों, और मतलब स्मूथ भी हों, और खास और जो सुरक्षात्मक इंतजाम है वो अच्छे हों। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आरआई बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर 5 हॉस्टल हैं, जिसमें ज्ञान, विनय और शांति निकेतन, ये गर्ल्स हॉस्टल हैं। और इनकी जो टाइमिंग्स रहती हैं देखा जाए तो सप्ताह में 2 आउटिंग आपको मिलती हैं, बुधवार को और सैटरडे या संडे में से आइदर संडे और आइदर आइदर सैटरडे, ऐसे चलता है। और उसमें आपकी टाइमिंग है, जैसे संडे सैटरडे में आप 2 बजे के बाद जा सकते हैं, और किसी नेशनल हॉलिडे पे भी आउटिंग रहती है, उसमें भी आप 2 बजे के बाद जा सकते हैं, और 8 बजे से पहले आपको रिपोर्ट करना होता है हॉस्टल में। वहीं बुधवार को देखा जाए, जो वेडनेसडे को आउटिंग होती है, उसमें आपको रिपोर्ट करना तो 8 बजे ही होता है, लेकिन आपके जो जाने का टाइम होता है वो लगभग 5 बजे के बाद आप जा सकते हैं हॉस्टल से, और 8 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है। हॉस्टल फी की बात करी जाए तो हॉस्टल फी टेंडर के थ्रू चलती है यहाँ की, और प्राइवेट हॉस्टल चलते हैं यहाँ पर। जो सॉरी मेस की बात करी जाए तो वो प्राइवेट मेस चलते हैं, और टेंडर के थ्रू टोटल मेस की जो प्रक्रिया वो अपनाई जाती है, और उसमें आपको 2200 से लेके 2200 रुपए से लेके लगभग 2400 रुपए तक में आपका जैसे भी आपका जो जहाँ जिसने भी टेंडर लिया है, और जैसे भी आप लोगों की स्वेच्छा से एक कमेटी होती है मैस, वो बात करती है, और उसी हिसाब से आपका प्राइस डिसाइड होता है, और आपका कटता रहता है बैलेंस। ये मैस का है। ये उसके बाद बात की जाए कैंटीन की, तो यहाँ 2-3 कैंटीन भी हैं। डीएमएस है, डेमोन्स्ट्रेटिव मल्टीपर्पज स्कूल है। लाइब्रेरी का मैंने पहले ही बताया, लगभग 70,000 किताबें हैं। एक ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो इस साल का गया है, 2025 का जो गया है, वो 85,000 के करीब गया है। उसके बाद जब हम बात करें इंटरेक्शन ऑफ फैकल्टी, वो भी काफ़ी अच्छा है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। इलेक्ट्रिक अटेंडेंस को भी देखने को मिलती है हैंडीकैप्टेड लोगों के लिए। लिफ्ट और बाकी फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी ओवरऑल ठीक है, लेकिन आप आईआईटीज़ या एनआईटीज़ से कंपैरेटिवली देखा जाए तो ठीक नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि आईआईटीज़ एनआईटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं। और फिर देखा जाए जिम है। जिम इंडोर जिम भी है और आउटडोर जिम भी है, दोनों दोनों तरह की जिम है। उसके बाद एनसीसी एनएसएस ये है। और हॉस्टल की टाइमिंग मैंने आपको पहले ही बता दी। लड़कों के लिए टाइमिंग में थोड़ा आप जैसे देखते हैं मतलब उन्हें थोड़ी टाइमिंग में छूट मिली हुई। 2 गेस्ट हाउस भी हैं, जैसे किसी केसेस में अगर आपके मदर या फादर आते हैं तो उनके रुकने की भी व्यवस्था कॉलेज की तरफ से है, और उसमें आपको एक नॉमिनल चार्ज पे आराम से गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था आपकी हो जाती है। जब बात करें वाटर फैसिलिटी, यहाँ की एक नंबर है। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा ये है कि यहाँ का वाटर थोड़ा हार्श है, तो आप उसके लिए थोड़ा तैयार होके आएँ, और थोड़ी दिक्कत तो आती है हॉस्टल लाइफ में। उसके बाद बात करें ऑडिटोरियम, 2 हैं। एक पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का ऑडिटोरियम बहुत अच्छा, और वो अक्सर यूज़ किया जाता है। उसके मैंने फ़ोटो भी इसमें दिखाए हुए हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के, और एक आरआई का ऑडिटोरियम है, वो भी ठीक-ठाक है। और एक टेम्पल भी है, जिससे आप लेक व्यू, जो यहाँ का नियरेस्ट सबसे बोले तो अम विजिटिंग पॉइंट है या विजिटर पॉइंट है, लेक व्यू, उसका नज़ारा आप उस मंदिर से देख सकते हैं। और मार्केट यहाँ पर ओल्ड भोपाल मार्केट और न्यू मार्केट, जो कि तात्या टोपे नगर टीटी नगर में है, उसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और बिजली का बिल यहाँ पर कोई नहीं है। गर्मियों में आपको कूलर वगैरह यूज करना भी अलाउड है। और जब हम बात करें तो अब ओवरऑल ये मैंने आपको एक बताया कि आरआई में क्या सिस्टम है, कैसे कट ऑफ वर्क कर रही है।
और कैसे एक ही सीट पे 3-3 लोगों का फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होता है, फिर धीरे-धीरे एलिमिनेशन मेथड लगता है हर काउंसलिंग के बाद, और ये चीज़ें धीरे-धीरे, तो आपको पैनिक नहीं करना है, सबसे ज़रूरी बात। और स्पोर्ट्स में अगर बात की जाए तो बैडमिंटन के इंडोर, जैसे अजमेर में इंडोर कोर्ट्स हैं, यहाँ आरआई भोपाल में नहीं है। जबकि ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे लोग उसके लिए भी स्टूडेंट अक्सर बात करते हैं, और अपने एप्लीकेशंस वगैरह भी दिए गए हैं, ऐसा निक्की कुमार शर्मा जी का कहना है। और उसके बाद जब बात की जाए फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हाँ, एक हैंडबॉल गेम भी यहाँ पर नहीं है, और खो-खो है, और इस तरह के कई सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएँ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपके कमेंट और आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करेंगे कि हम ऐसे ही वीडियो, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लाते रहें। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आरआई भोपाल से संबंधित, तो डेफ़िनेटली मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में, जब मैं आरआई अजमेर या डॉक्टर हरि सिंह गौर दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं खुद अध्ययनरत हूँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित भी मैं जो वीडियो लाऊँगा वो बहुत बारीकियों के साथ लाऊँगा कि कैसे वर्क करता है, कैसे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। तो इन सभी पे आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट के थ्रू अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है, चाहे वो चैट चैट वाला चैनल हो और चाहे नॉर्मल चैनल हो, उनके मैं लिंक जरूर ऐड कर दूंगा अपने इस वीडियो के साथ, ताकि आप इजीली अपनी जो भी समस्याएं हैं उन्हें हमारे सामने रख सकें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने आने वाले वीडियोस के माध्यम से कि आपकी सभी समस्याओं को मैं कहीं न कहीं, उन सभी समस्याओं का निराकरण कर सकूँ, उन सभी समस्याओं को का एक हल दे सकूँ। एक हल नहीं तो एक आपका साथी बन के आपकी मदद कर सकूँ। और इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।